डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ पार्टनरशिप अकाउंटेंसी 12th के बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे। 12th अकाउंटेंसी पार्टनरशिप आपके कोर्स में 35 मार्क्स की है और इसके अंडर हम बेसिकली 4 चैप्टर पढ़ेंगे। वन इज कि ए एंड बी दो लोग पार्टनर हैं और कोई नया पार्टनर सी उनको ज्वाइन करना चाहता है। नेम ऑफ द टॉपिक इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। दो लोग ऑलरेडी पार्टनर हैं और तीसरा उनके साथ ज्वाइन करना चाहता है। नेम ऑफ द टॉपिक इज एडमिशन ऑफ द पार्टनर। फिर हम पढ़ेंगे कि ऑलरेडी ए बी सी नाम के 3 लोग पार्टनर थे एंड एनी वन ऑफ देम से बी वांट्स टू क्विट ड्यू टू एनी रीजन। वो ओल्ड एज का हो गया है या उसकी ए एंड सी के साथ अब बनती नहीं है, ही वांट्स टू क्विट। तो इस टॉपिक का नाम होगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसी टॉपिक में हम ये भी पढ़ेंगे कि बी अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है, भगवान की मर्जी से जा रहा है, दैट इज डेथ ऑफ द पार्टनर। कंप्लीट टॉपिक का नाम रहेगा रिटायरमेंट एंड डेथ। थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा जब सारे पार्टनर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम इस फॉर्म को ही डिसॉल्व कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उस टॉपिक का नाम रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। लेकिन इन तीनों टॉपिक्स पे जाने से पहले हमने कौन कौन से नाम लिए एक बार रिपीट करें। नंबर 1 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, व्हेन कोई 2 या 3 लोग पहले से पार्टनर थे और एक नया पर्सन उनको एज ए पार्टनर ज्वाइन करना चाहता है, द टॉपिक नेम इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और अगर एक रनिंग फॉर्म ए बी सी पार्टनर थे और कोई एक ए और बी और सी वांट्स टू क्विट, छोड़ कर जाना चाहता है, तो द नेम ऑफ द टॉपिक इज रिटायरमेंट एंड डेथ। और थर्ड टॉपिक है हमारा जब सारे पार्टनर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमने इस फॉर्म को ही बंद कर देना है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज डिसोल्यूशन। लेकिन बिफोर गोइंग टू दीज 3 टॉपिक्स हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आज मैं आपके साथ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की डिस्कशंस करने जा रहा हूं। टोटल 35 मार्क्स में इस तरीके से अलग से कोई वेटेज बोर्ड ने फिक्स नहीं किए हैं, लेकिन नॉर्मली फंडामेंटल से कम 6 से 10 नंबर तक के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले नाम सुनने के बाद हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या है ये फंडामेंटल्स। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि अगर आप में से किसी के पापा पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, मैं आपकी फैमिली के बारे में नहीं जानता, लेकिन इवन देन मैं आपको बता सकता हूं कि आपके पापा के जो पार्टनर हैं वो जरूर या तो उनके फ्रेंड होंगे या उनके ब्रदर होंगे या कोई नियर रिलेटिव होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? डेफिनेटली आई एम राइट, बिकॉज जब भी कोई आदमी किसी को पार्टनर बनाता है तो वो अपने सर्कल में ही, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में ये ढूंढता है कि किसके साथ उसकी पटेगी और वो किसके साथ पार्टनर बन सकता है। ऑब्वियसली कोई स्ट्रेंजर को अपना पार्टनर नहीं बनाएगा। ड्यू टू दिस रिलेशनशिप अक्सर ये होता है कि जब पार्टनरशिप बनती है तो ये लोग आपस में टर्म्स को पहले से क्लियर नहीं करते हैं और उस वजह से बाद में आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल से ए ने अपने फ्रेंड बी को ऑफर किया कि आप मेरे पार्टनर बन जाइए, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है जिसके लिए हमें 10 लाख रुपीस की जरूरत है, आप मेरे पार्टनर बन जाइए। इमीडिएटली बी का रिएक्शन था, ओ दैट्स नाइस, मैं भी बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 लाख रुपीस है। ए जो कि बी का फ्रेंड है इमीडिएटली रिएक्ट करता है, ओ यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव 6 लाख रुपीस, लेट अस स्टार्ट द बिजनेस। अब बी के माइंड में ये वाली बात है कि हाउ गुड फ्रेंड इज, कि आई हैव लेस मनी, इवन देन ही इज विलिंग टू टेक मी एज अ पार्टनर। वेयर एज ए के माइंड में शुरू से ये वाली बात है कि आई एम इन्वेस्टिंग मोर, आई विल गेट मोर प्रॉफिट, प्रॉफिट will be shared in the ratio of 6:4, that is 3:2. लेकिन ड्यू टू दिस रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप वो इस बात को क्लियर नहीं करता है। पूरा साल दोनों मिलकर काम करते हैं और इन द एंड जब प्रॉफिट बांटने की बात आती है और ए कहता है कि आई विल गेट 3/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, तो ये बी के लिए बड़ा पिंचिंग होता है।
बी कहता है कि यार मैं तो ये सोच रहा था आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं इसलिए मेरी जगह पैसा लगा रहे हैं। ये डिस्प्यूट जब हो जाएगा तो आपस में इस झगड़े को निपटाने के लिए लॉ क्या कहता है, ये है फंडामेंटल्स। लॉ ने ये फील किया कि ये लोग आपसी रिलेशनशिप की वजह से बहुत सारी बातों को पहले क्लियर नहीं करते हैं जो कि बाद में आपस में डिस्प्यूट का कारण बनती हैं। तो देयरफॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए कि इन केस ऐसे कोई डिस्प्यूट होते हैं तो लॉ की क्या पोजीशन होगी। तो सबसे पहला फंडामेंटली ये है कि इफ उन्होंने कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं की है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट्स दैट प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट्स में बराबर बांटे जाएंगे। इट मीन्स दैट कि अगर ए को ज्यादा प्रॉफिट चाहता था तो उसको ये बात बी से पहले से ना केवल क्लियर करनी चाहिए थी, एक एग्रीमेंट करना चाहिए था कि बी आई एम इन्वेस्टिंग मोर, आई शुड गेट मोर। अगर बी उससे एग्री होता तो ये 3/5 और 2/5 में प्रॉफिट बांटे जाते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने आपस में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया तो लॉ ने ये फंडामेंटल्स में ये रूल बनाया कि प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली। दूसरा नियम रूल के बारे में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए ने कहा कि मैंने 6 लाख रुपए लगाए हैं, बी आपने 4 लाख रुपीस लगाए हैं, चलिए प्रॉफिट्स इक्वल बांटे जाएंगे, लेकिन बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स why not to pay interest on capital at a particular rate? क्योंकि ए को लगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो आई विल गेट मोर प्रॉफिट, क्योंकि उसने ज्यादा कैपिटल लगाई है। बी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया तो लॉ ने इसके बारे में भी ये रूल बनाया, ये फंडामेंटल बना कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल बाय द फर्म। थर्ड रूल इज रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सिमिलरली no interest on drawing is to be charged from partner's drawing. This is the fundamental. Fourth one is कि irrespective कोई पार्टनर कितना टाइम बिजनेस में देता है, he cannot demand salary from the business in the absence of partnership deed. अगर उसको कोई भी इस तरीके की सैलरी या और कोई भी बेनिफिट एक्सपेक्टेड है तो उसको पहले से ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। एंड द लास्ट फंडामेंटल इज कि अगर किसी पार्टनर ने इंटरेस्ट लोन दिया है बिजनेस को तो ही इज एंटाइटल्ड टू गेट लोन इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। ये रेट लॉ ने फिक्स की है कि अगर ये डिसाइड हो जाता है कि से फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, नाउ उनको और पैसे की जरूरत है। ए जिसके पास ऑलरेडी बैंक में पैसा है एंड ही इज गेटिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम बैंक, चुप रहता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने अपना पैसा लगाया तो मेरे को प्रॉफिट तो इक्वल ही मिलेंगे। तो ये दोनों मिलकर किसी सी के को कांटेक्ट करते हैं कि हमें पैसे की जरूरत है, हमें लोन चाहिए। सी जो कि एक स्ट्रेंजर है वो सारी कंडीशंस को पहले से फुलफिल करवाना चाहता है कि आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा, ये सिक्योरिटी होगी, लोन इस तरीके से वापस किया जाएगा। ए एंड बी डिसाइड करते हैं कि यस ये सारी टर्म्स हमारे को मंजूर हैं, क्यों ना हम सी से लोन ले लेते हैं। तो इस समय ए ऑफर कहता है कि व्हाई नॉट आप मुझसे पैसे ले लीजिए। उसके दिमाग में ये वाली बात है कि ये जो टर्म्स सी के साथ हैं वो मेरे साथ भी लगेंगी। बी कहता है ओ इट्स फाइन, अगर आपके पास पैसा है तो आप लगा दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब प्रॉफिट बांटने की बात आई तो ए ने कहा कि मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बी ने कहा इंटरेस्ट वो कौन सा? उसने कहा मैंने लोन दिया है। तो बी ने कहा ओके लोन दिया है मैं मानता हूं, आप वापस ले लीजिए लोन, लेकिन इंटरेस्ट कोई अपने आप को इंटरेस्ट थोड़ा ही देता है, यू आर द ओनर, तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए। ये डिस्प्यूट जब फंडामेंटल से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इफ इट इज क्लियर दैट इट इज अ लोन तो लोन इज सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट। ए खुश हो गया कि मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इफ नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड इट इज टू बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो पांचों फंडामेंटल्स की हम बात करें। नंबर 1 रिगार्डिंग इंटरेस्ट, रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। यहां कई बार हमसे गलती हो जाती है,
हम कहते हैं कि हमने बिल्कुल सही आंसर लिखा है लेकिन टीचर ने नंबर नहीं दिए हैं। हम लिखते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज दैट प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड हाफ हाफ और 50-50। हमें लगता है हमने ठीक किया है, लेकिन बच्चे इक्वली और हाफ हाफ में फर्क है, क्योंकि पार्टनर्स तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर 2 ही पार्टनर हैं तो इक्वली और हाफ हाफ का एक ही मतलब है, लेकिन से पार्टनर 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, तो इन दैट केस हाफ ऑफ लिखना या 50-50 लिखना इज अ रॉन्ग आंसर। तो प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली। रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल बाय द फर्म। रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। Regarding salary, no salary is given to the partner, and regarding interest on loan is to be provided at the rate of 6% per annum. लेकिन ये पांचों के पांचों फंडामेंटल्स सब लगेंगे when there is no partnership deed or deed is silent about this fact. क्योंकि अगर डीड में कुछ भी उन्होंने मेंशन कर दिया, से ए है इन्वेस्टेड 6 लाख, बी ने 4 लाख लगाए हैं और बोथ पार्टनर्स आर एग्रीड कि बी को डबल प्रॉफिट मिलेंगे ड्यू टू एनी रीजन, तो वो एप्लीकेबल होगा। ये फंडामेंटल्स रूल तब एप्लीकेबल होंगे व्हेन आइदर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और इफ देयर इज एनी डीड, वो डीड साइलेंट है इस बारे में कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए या नहीं, उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर इन पांचों के बारे में साइलेंट है तो हम इसको रेफर करेंगे और अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा। अब अगर इन पांचों फंडामेंटल्स की डिस्कशंस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल्स। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट्स बांटने, ये सारा पहला सेक्शन रहेगा जिसमें हम इन पांचों फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। जब ये सेक्शन हमारा हो जाएगा, इस पे बेस्ड अगला हमारा टॉपिक आएगा जिसमें एग्रीमेंट तो था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एग्रीमेंट था कि प्रॉफिट एक पर्टिकुलर रेशियो में देने हैं, लेकिन हम उसको भूल गए, प्रॉफिट्स इक्वली दिए या कुछ इस तरीके की हमने गलतियां कर दी। जिस तरीके से 11th में एक टॉपिक आपने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसमें दूसरा टॉपिक आएगा एडजस्टमेंट। हम करेंगे जो भी गलतियां हमने कर दी हैं, पास्ट एडजस्टमेंट को रेक्टिफाई कैसे करना है, ये हमारा दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का रहेगा। तीसरा टॉपिक होगा कि व्हेन किसी एक पार्टनर के शेयर को हम गारंटी कर देते हैं कि आपको मिनिमम इतने प्रॉफिट मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इस टॉपिक में हम गारंटी ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स में पूरा चैप्टर हमारा एक एक करके खत्म होगा। अगर हम आज पांचों फंडामेंटल्स को एक बार फिर से रिवाइज करें, नंबर 1 रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड हाफ हाफ, एम आई राइट? नो, इट शुड बी equally, profits are to be shared equally. Regarding interest on capital, no interest on capital is payable by the firm. Regarding interest on drawing, no interest on drawing is to be charged. Regarding salary, no salary is payable to any of the partner irrespective how much time he is giving to the firm. And the last one is regarding loan. If a partner has provided some loan to the business, he is entitled to get interest at the rate 6% per annum. अगर हम देखें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कि कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इफ देयर इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट उस रेशियो में बटेंगे, नहीं है तो इक्वली बटेंगे। हमारा पहला टॉपिक जिसको हमें प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिस्कशंस स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी शुरू करते हैं बच्चे कि सबसे पहले सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन जो हमें आता है, टाइप 1 क्वेश्चन, कि ए और बी की कैपिटल्स 3 लाख
एंड 2 लाख हैं और ये एग्रीड है कि 12% पर एनम से इंटरेस्ट लगाना है, ये एग्रीड है। तो ये तो आप 6-7 से सीखते आए बेटे। दिस इज वेरी सिंपल कि 3 लाख का 12% 36,000 ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा और 2 लाख का 12% 24,000 बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। दिस इज सिंपल, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी हमें आगे डील करना है, तो ये टाइप 1 क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 क्वेश्चन की। टाइप 2 क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि बिजनेस दे रहा है, ये कौन सी कैपिटल पे दिया जाता है? क्योंकि हम देखते हैं बच्चे कि एक कैपिटल से एक पार्टनर ने स्टार्ट किया, थोड़े ही टाइम के बाद बिजनेस ने उसको कोई बेनिफिट दिया, से सैलरी दी, से 3 लाख रुपीज से स्टार्ट किया इन्हें, थोड़े ही टाइम के बाद उसको 20,000 रुपीज एज अ सैलरी क्रेडिट कर दिए गए, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 3,20,000। थोड़े दिनों के बाद उसने 10,000 रुपीज बिजनेस से ड्राइंग की, तो उसकी कैपिटल हो गई 3,10,000 रुपीज। थोड़े दिनों के बाद वो 50,000 रुपीज और इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, उसकी कैपिटल हो गई 3,60,000। अब क्वेश्चन में या डीड में सिर्फ ये लिखा है कि देयर कैपिटल इज सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि किस कैपिटल पे दिया जाए? 3 लाख पे दें जो कि उसकी स्टार्टिंग की कैपिटल थी, या 3,20,000 पे जो कि सैलरी के बाद की कैपिटल थी, या 3,10,000 पे जो कि उसकी ड्राइंग के बाद की कैपिटल थी, या 3,60,000 जो उसकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो ये सीखने के लिए हमें सबसे पहले नोट करना होगा दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल ऑन द ओपनिंग कैपिटल सब्जेक्ट टू एनी फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। मैं इसको रिपीट करता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल ऑन द ओपनिंग कैपिटल सब्जेक्ट टू एनी फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। यहां पे एक बात मैं पहले से क्लियर करना चाहूंगा कि ड्राइंग और कैपिटल विड्रॉल में क्या फर्क होता है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करेगी या नहीं करेगी एज पर एग्रीमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अलग सेक्शन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक अलग सेक्शन है। कैपिटल विड्रॉल और ड्राइंग में क्या फर्क है, ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो पहले इसको समझते हैं सो एज कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अच्छी तरीके से समझ पाए। ड्राइंग का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ बेनिफिट्स गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। आपने ये देखा कि अगर हम बिजनेस से पार्टनर को सैलरी देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, प्रॉफिट्स देते हैं, ये सब हम उसको कैश नहीं देते, उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। और अगर उसको पैसे की जरूरत है तो वो इस मनी को धीरे धीरे करके ड्राइंग करता है। तो ड्राइंग वर्ड जो यूज होता है बेटे वो विड्रॉल ऑफ बेनिफिट गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर के लिए यूज होता है, एंड दैट इज सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लीजिए मुझे यह लगता है कि इस बिजनेस में जो पैसा मैंने लगाया है वो मैंने फालतू लगा दिया, इस बिजनेस को इतनी जरूरत नहीं है, तो मैं इसमें से 50,000 रुपीज कैपिटल विड्रॉल करना चाहता हूं। दैट इज नॉट ड्राइंग, that is a part of capital which is being permanently withdrawn by the partner। और तो इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि पहले से उसने 6 लाख रुपए लगाए हुए थे और अब वो 50,000 रुपीज निकाल के ले जा रहा है, तो अब उसकी कैपिटल 5,50,000 हो जाएगी। तो फिर से इन दोनों का फर्क समझे। कैपिटल विड्रॉल मीन विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, और इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफेक्टेड होता है। Whereas drawing mean withdrawal of the benefits given by the business to the partner।
अगर उससे विड्रॉल करता है तो उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं इफेक्ट होता है, बल्कि उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंपनी या फॉर्म चार्ज कर सकती है। तो लेट अस सी द सेकेंड टाइप, जिसके लिए बेसिक जरूरत थी। सेकेंड टाइप है कि व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। वो कहता है ए और बी की कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख है। अभी पहले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था कि ए एंड बी की कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख है और हमने उस पर 12% इंटरेस्ट लगा दिया था। लेकिन अब इसके साथ वो कह देता है ऑन 31 मार्च, या खुद कह देता है कि ए एंड बी की क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख और 2 लाख है। और हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा ओपनिंग कैपिटल सब्जेक्ट टू फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। ये वाली बात हमने पढ़ी। तो अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है और इसको हमने 12% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। उसका क्या फॉर्मूला है? हमें कोई फॉर्मूला रटना नहीं है बच्चे। क्लोजिंग कैपिटल आज की कैपिटल है और मुझे ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है। दैट सिंपली मीन कि जितनी चीजें भी मैंने प्लस की हैं इस सफर में क्लोजिंग तक पहुंचने में, अगर मैं उसको माइनस कर दूं और जितनी भी चीजें मैंने माइनस की हैं उनको अगर मैं प्लस कर दूं, तो मैं डेफिनेटली ओपनिंग कैपिटल पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि इनका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। तो नॉर्मली जो चीजें हमें एडजस्टमेंट करनी होती हैं वो ये हैं कि क्लोजिंग कैपिटल में हमें ड्रॉइंग प्लस करनी होती हैं, क्योंकि ड्राइंग की वजह से हमारे प्रॉफिट्स पहले कम हो, हमारी कैपिटल पहले कम हो चुकी है, हम उसको डिडक्ट कर चुके हैं। अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो वो वापस से इसका इफेक्ट को नलीफाई करते हुए वहीं पहुंच जाएंगे जहां से ये शुरू हुई थी। माइनस प्रॉफिट्स, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी। यहां ये मैं बताना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला नॉर्मली एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसको रटना नहीं है। इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन हमें कोई भी सेंस देता है कि हम कोई चीज प्लस कर चुके हैं, तो उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए हमें उसको माइनस करना ही होगा। और अगर हमें क्वेश्चन ये सेंस देता है कि ये वाली चीज हम प्लस कर चुके हैं, तो उसको हमें माइनस करना ही होगा। तो इसमें मैं एक एग्जाम्पल लेके कहता हूं कि से ए की ड्राइंग 30,000 और बी की ड्राइंग 10,000 थी। टोटल प्रॉफिट 1 लाख के हम इनको इक्वल रेशो में बांट चुके हैं, तो 50,000 हम बांट चुके हैं। तो इससे ए की जो ओपनिंग कैपिटल है वो 2,80,000 और बी की 1,60,000 हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैं निकालूंगा तो ए का 2,80,000 का 12% निकलेगा और बी का 1,60,000 का 12%। तो टाइप 2 क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, लेकिन हमें इंटरेस्ट निकालने से पहले ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना होगा। नॉर्मली आने वाली एडजस्टमेंट क्या है? प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। लेकिन यहां पर भी बहुत क्लेवरली वो इसमें पंगा लेता है। क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी हैविंग कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख इन द एंड ऑफ द ईयर। ये क्लियर है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। ए विड्रू 30,000 एंड बी विड्रू 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये ड्राइंग्स हैं। लेकिन जब वो क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन देता है तो एसेट साइड में ए की ड्राइंग 30,000 की अपीयर हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए ने ड्राइंग तो की है, लेकिन वो अभी कैपिटल से माइनस नहीं हुई है। तो ये फॉर्मूला रट के करने वाला तो उसको ड्राइंग को ऐड कर देगा, लेकिन हमने पहले ही बताया कि हम ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि वो पहले माइनस हुआ है उसको नलीफाई करने के लिए। अगर क्वेश्चन हमें इस तरीके सेंस दे रहा है कि वो माइनस ही नहीं हुई है, तो डेफिनेटली उसको हम ऐड भी नहीं करेंगे। बी की ड्राइंग 20,000 है, लेकिन वो एसेट्स में अपीयर नहीं हो रही है। दैट मीन कि बी ने जो ड्राइंग की वो उसकी कैपिटल में से लेस हो चुकी हैं, तो उसको हम ऐड करेंगे। तो इन दैट केस ए की ये जो ड्राइंग है ये ऐड नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये बैलेंस शीट में अपीयर हो रही हैं। इसी तरीके से
मान लीजिए वो कहता है कि हमारे 1 लाख रुपीस के प्रॉफिट्स थे, लेकिन गिवन बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ करंट ईयर 40,000 से अपीयर हो रहा है। इससे आप क्या मतलब समझते हैं? इट सिंपली मीन कि ऑल्दो 1 लाख रुपीस कंपनी ने अर्न किए हैं, लेकिन उसमें से 40,000 अभी कंपनी की लाइबिलिटी में है, मींस वो नहीं बांटे गए हैं। तो कितने बांटे गए हैं? दैट इज 60,000। तो 60,000 अगर इक्वल रेशियो में बांटे गए हैं तो कितने कितने बांटे गए हैं? 30,000 एंड 30,000 ईच। तो अगर प्लस 30,000 हुआ है तो माइनस भी कितने होंगे? 30,000 एंड 30,000। यानी कि ये जो सेकंड टाइप है, इसमें सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस कर दीजिए, प्रॉफिट्स को माइनस कर दीजिए। यस, ड्राइंग को प्लस करना है, बट व्हेन? जब वो डिडक्ट हो चुकी हो। अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जरा चेक कीजिए। क्वेश्चन के एज ड्राइंग्स आर 30,000 और बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है एसेट साइड में एज ड्राइंग 20,000। इससे आपने क्या मतलब निकाला? क्या ड्राइंग ऐड होंगी? होंगी तो कितना? क्वेश्चन। हाँ जी, आपने आंसर। ए ने 30,000 की ड्राइंग की, लेकिन अभी एसेट में एज ड्राइंग 20,000 अपीयर होने का मतलब है